हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और एक्चुअली इस पे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्योंकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है तो जिसमें डीएनए आरएनए उनकी बॉन्डिंग्स किस तरीके से होती है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट्स को। तो बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो मतलब थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी फील करते हैं। लेकिन आज मेरे पे बिल्कुल भरोसा कीजिए, और मैं आपको ये चैप्टर इतनी आसानी तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे टर्म्स जानेंगे कि पहले जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स टर्म्स क्या होते हैं। पहले हम इसके टर्म को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो जेनेटिक टर्म है, जेनेटिक का मतलब होता है दो चीज़ों की स्टडी करना। पहला क्या होता है आपकी हेरिडिटी, हेरिडिटी, और दूसरा क्या होता है वेरिएशन। पहला क्या हो गया हेरिडिटी, और दूसरा हुआ आपका वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपके पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, उन जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट से, कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाना, ऑफस्प्रिंग तक जाना, उस चीज को आप क्या बोलते हो, हेरिडिटी बोलते हो। हेरिडिटी का सिंपली मीन्स क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए एक ही पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग है, तो दोनों ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो वेरिएशन का सिंपली मीन्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्पीसीज या डिफरेंट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच की जो डिफरेंसेस होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, वेरिएशन। तो जेनेटिक्स बेसिकली इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी को आप जेनेटिक्स बोलते हो। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ नए क्या है यहाँ पे टर्म्स हम यूज़ करेंगे। कुछ करियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। तो उन कैरियर मॉलिक्यूल्स को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हम जेनेटिक्स को यहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एट मॉलिकुलर लेवल इज कॉल्ड एज मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग, तो आपको पता है कि मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर हमें डीएनए पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। डीएनए में बेसिकली हम पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। इन चीज़ों को डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक टर्म और पता होना चाहिए कि ये आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक कैरेक्टर और दूसरा क्या होता है जेनेटिक कैरेक्टर। सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं जो कि दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे अगर मैंने जिम ज्वाइन कर ली है और जिम करने लग गया, तो जो मेरे मस्कुलर में चेंजेस आएंगे, जो मेरे मसल्स में चेंजेस आएंगे, वो मेरे ही जनरेशन तक रहेंगी, उसको मैं नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो उसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, जो कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, उनको आप बोलेंगे जेनेटिक कैरेक्टर। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं। यानी मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एट मॉलिकुलर लेवल, यानी कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स का जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके बारे में हम उनकी स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे जो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डीएनए। डीएनए का सिंपली मीन्स होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने पस सेल के अंदर डिस्कवर किया। किस सेल के अंदर, पस सेल के अंदर फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया। और आफ्टर दैट डिस्कवरी दूसरे साइंटिस्ट आए विल्किंस और फ्रैंकलिन, उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड का यूज़ किया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज करो ये डीएनए मॉलिक्यूल है। अब डीएनए मॉलिक्यूल पे एक्सरे को इस तरीके से, एक्सरे को जब डाला गया तो एक्सरे की आपको पता है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उसने इसके मॉलिकुलर लेवल की स्टडी कर दी कि मतलब कि जो डीएनए है किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो इस एक्सरे की मदद से हमें ये पता चला कि डीएनए मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये विल्किंस और फ्रैंकलिन ने बताया कि डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे कि यहाँ पर बेस पेयर, एडेनिन, थाइमिन, ये सब इनको अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो
इस स्टडी के बेसिस पे कि डीएनए किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इस स्टडी के बेसिस पे दूसरे साइंटिस्ट आए वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया, और जब उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स प्रेजेंट किया, इस पर उन्हें नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। यानी इस डिस्कवरी के बाद, यानी डबल हेलिक्स मॉडल के बाद वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने सिंपल डीएनए के बारे में जाना कि डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने इनको पस सेल में डिस्कवर किया था। विलिकिंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की, और उस स्टडी के बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल बना दिया, जिसके बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि डीएनए होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड कि डीएनए क्या होता है, एक अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अनब्रांच मतलब इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, और लीनियर पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जब एक जैसा मोनोमर यानी कोई एक जैसा मॉलिक्यूल अगर बार बार रिपीट हो रहा है और उससे मिलके बना है, उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीमर बोलते हो। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए है वो पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। यानी डीएनए किसका मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सपोज करो कि आपको एक मोतियों की माला बनानी है, तो मोतियों की माला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, छोटे छोटे मोती चाहिए, साथ के साथ उनको आपस में बांध के रखने के लिए एक रस्सी या एक धागे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डीएनए बेसिकली क्या है, इसी तरीके का एक लीनियर चेन है, लीनियर पॉलीमर है। तो लीनियर पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनरली मैं बात करूँ न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। इनको आप ध्यान से समझेंगे। पहला जो मॉलिक्यूल है उसको बोलते हो आप नाइट्रोजिनस बेस। इसको क्या बोलोगे, नाइट्रोजिनस बेस। फिर आते हैं आपके पेंटोज शुगर, और फिर आते हैं आपके फॉस्फेट। यानी इन तीनों मॉलिक्यूल को मिलाने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। यानी अगर सपोज करो एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक बीड है, एक मोती मान लेते हैं, तो वो एक मोती किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, 3 चीज़ों से। इसको हमने एक अगर एज अ सपोज करो इसको एक पर्ल कंसीडर कर लिया, तो एक पर्ल किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। यानी एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कम से कम आपको ये 3 चीज़ जरूर चाहिए ही चाहिए। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होते हैं, फॉस्फेट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस। सो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, कार्बन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग। यानी इसके अंदर क्या होगा, मेजर ये कार्बन रिंग होते हैं। मेजरली क्या होते हैं, कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर बीच बीच में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से सपोज करो ये कार्बन रिंग है जिसके अंदर क्या होंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजनस रिंग होते हैं जिनको आप नाइट्रोजनस बेस बोलते हो। और नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। यानी नाइट्रोजनस बेस कैसे याद करोगे, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग, यानी एक ऐसे कार्बन रिंग होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि अब जनरली आपने देखा ये तो नाइट्रोजनस बेस की डेफिनेशन क्लियर होगी हमें कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स। कैसे याद रखोगे, एक प्यूरिन्स है और एक पायरिमिडीन्स है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड को अपने न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो जिसमें सब नाइट्रोजनस बेस में हमने पढ़ा कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन्स के बारे में अब हम डिटेल करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे प्यूरिन्स क्या होते हैं। प्यूरिन्स जनरली 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। यानी प्यूरिन्स क्या है, 2 रिंग से मिलकर बनते हैं। प्यूरिन्स के अंदर क्या होते हैं, 2 रिंग होते हैं आपके, ठीक है। यानी बाय रिंग स्ट्रक्चर होता है या डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स। यानी इनके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक रिंग को आप क्या बोलते हो, पायरिमिडीन रिंग बोलते हैं, और दूसरे रिंग को क्या बोलते हो, एमिडाजोल रिंग बोलते हैं।
पायरिमिडीन रिंग के अंदर 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और इमिडाजोल रिंग में 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखें तो हमारा जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स क्या है, 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। प्यूरिन्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को क्या बोलते हैं, ग्वानिन। तो प्यूरिन्स क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एक एडेनिन को मैंने बना रखा है, ये क्या है, एडेनिन का स्ट्रक्चर है। तो एडेनिन में देखो ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग है, एक ये रिंग हो गया आपका और एक ये रिंग हो गया। इस रिंग को हम बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग और इसको क्या बोलते हैं, इमिडाजोल रिंग। तो इसमें क्या लिखा है, पायरिमिडीन रिंग 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो काउंट करो, 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए और ये 2 नाइट्रोजन हो गए। अगर आप दूसरी बात करते हैं इमिडाजोल, इसमें 3 कार्बन है, तो 1 2 और ये 3 कार्बन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। तो जो प्यूरिन्स है 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर एक रिंग को आप पायरिमिडीन रिंग बोलते हो, दूसरे रिंग को आप इमिडाजोल बोलते हो। पायरिमिडीन रिंग के अंदर 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन और इमिडाजोल में 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन होते हैं। प्यूरिन्स 2 टाइप के होंगे, एडेनिन ग्वानिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये आपका ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके से प्यूरिन्स याद करेंगे। तो प्यूरिन याद रखेंगे जब हम जब डीएनए बनाएंगे तो हम उसमें हम डिस्कस करेंगे ATGC, जिसमें से एक क्या डिनोट करेगा, एडेनिन, और T थायमिन और G ग्वानिन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यूरिन्स 2 टाइप के होंगे, एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट बात करते हैं पायरिमिडीन के बारे में। तो पायरिमिडीन क्या होता है, आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सिंगल रिंग। इसके अंदर सिंपल एक ही रिंग प्रेजेंट होता है। तो एक रिंग प्रेजेंट होता है जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। तो जैसे पायरिमिडीन क्या है, सिंपल 2 टाइप के होते हैं, एक साइटोसिन होता है, एक थायमिन होता है। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएन, जैसे ही अगर मैं बात करता हूँ आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे। डीएनए में साइटोसिन तो रहता ही रहता है, लेकिन थायमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वही आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमिन की जगह ये यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है साइटोसिन का, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थायमिन का है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर को आप पेंटोजेस भी बोल सकते हैं। पेंटोज शुगर को क्या बोल सकते हैं, पेंटोजेस। तो पेंटोज नाम से पता चल रहा है 5 कार्बन रिंग है, यानी इसके अंदर 5 कार्बन रिंग होगी। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और यहाँ पर C2 पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखो, ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर काउंट करो तो इस तरीके का पेंटोज, जिसका मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो पेंटोज शुगर कुछ इस तरीके का होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है CH2OH, इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ, ये मैंने अभी पहले राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये राइबोज शुगर में क्या होता है, सेकेंड पोजिशन पे OH प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो सेकेंड पोजिशन पे OH प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। यहाँ पे जैसे डीऑक्सीजनेशन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है आपका। बीच में ऑक्सीजन होगा, ये बीच में आप ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे अब क्या है, पहले OH था, अब H आ जाएगा। बाकी सारे पोजीशन तो सेम ही है। तो जो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सी का मतलब यहाँ पे डीऑक्सी टर्म क्या है, डीऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन का क्या है, राइबोज शुगर के अंदर से डीऑक्सीजनेशन हुआ, यानी ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, सिंपल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना है कि डीऑक्सीराइबोज के अंदर सेकंड पोजीशन पे सिंपल हाइड्रोजन होता है, जो कि डीएनए को स्टेबल बनाता है। लेकिन आरएनए में क्या है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से आरएनए क्या होता है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हमें कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, डीएनए की फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना होता है तो आरएनए की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये किस में होता है, अनस्टेबल होता है। आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, इसको फिफ्थ एन बोलेंगे। आरएनए में मतलब कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है और डीएनए में सेकंड पोजीशन पे H प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डीएनए मोर स्टेबल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक नया टर्म। अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ ली? नाइट्रोजिनस बेस पढ़ लिया और पेंटोज शुगर पढ़ लिया। तो जब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, सब ये तो ऑक्सीजन है, ये मान लो आपका ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस जैसे कि हमने 4 टाइप का पढ़ा, कौन कौन? नाइट्रोजिनस बेस में हमने कौन कौन सी पढ़ ली? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। ये क्या आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं। ये 4 टाइप के, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये क्या करता है? पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजिनस बेस, जैसे सपोज करो पेंटोज शुगर के साथ कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जब जुड़ता है तब वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अभी ये न्यूक्लियोटाइड पर हम नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिर्फ क्या बना पाए हैं? न्यूक्लियोसाइड बना पाए हैं। इसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। जब न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर फॉस्फेट को हम ऐड कर देंगे तब क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड, जो कि आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो जब सिंपली नाइट्रोजिनस बेस से बच्चों पेंटोज शुगर जुड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजिनस बेस से पेंटोज शुगर जोड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड बनता है। जैसे एडेनिन, एक हमारे पास ये था नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन। एडेनिन जब शुगर के साथ जुड़ेगा तब इसको एडिनोसिन बोलेंगे। ग्वानिन जब शुगर के साथ जुड़ेगा तो ग्वानोसिन बोलेंगे। थायमिन जब शुगर के साथ जुड़ेगा तो उसको थायमिडीन बोलेंगे। साइटोसिन जब जुड़ेगा तो साइटिडीन बोलेंगे। तो ये चारों क्या हैं? आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बने, अभी ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो पहले क्या बनता है? शुगर के साथ बेस जैसे जुड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फेट को हम एनर्जी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि यही जब डिसोसिएट होता है तो एनर्जी लिबरेट करता है, जो कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप कुछ इस तरीके का होता है, PO4, ठीक है, 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो जहाँ पर जनरली आप जो देख रहे हो PO4 है, यहाँ पे 3 नेगेटिव। अब ये जो 5th कार्बन से जो ये फॉस्फेट ग्रुप है आपका, ये फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है? आपका पेंटोज शुगर से उसके 5th कार्बन से जाके अटैच होता है। तो ध्यान रखना, इसको फॉस्फेट ग्रुप को हम एनर्जी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी लिबरेशन के लिए। और ये जो फॉस्फेट है वो एस्टर बॉन्ड बनाता है। एस्टर बॉन्ड क्या है? एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है। जैसे अभी हमने देखा था, फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये 5th है। तो फॉस्फेट क्या है? ये जो फॉस्फेट है वो पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये पेंटोज शुगर और ये नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोस ये तो हो गए आपके इतने सारे, इनको इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है तब इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। यानी अब हम एक मोती बनाने में क्या हो चुके हैं? सक्सेस हो चुके हैं, यानी हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तो अब ऐसे ही खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। जब ये खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐड होंगे, जब ये जुड़ जाएंगे, तब जैसे ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो डीएनए का क्या है? एक स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। डीएनए किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है: नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेस में आपने क्या क्या पढ़ा? प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, और इसमें साइटोसिन और थायमिन पढ़ा। तो जब नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जब पेंटोज शुगर फॉस्फेट के साथ मिल जाता है तब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके क्या करते हैं? डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसको डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप यू लव दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।